So today we'll be covering this Code on Social Security 2020 which was enacted in the year 2020 and ये जो एक्ट है ये जितने भी हमने अभी तक प्रीवियस एक्ट करे हैं उन सबको सब्ज्यूम करता है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड दिस ESI एक्ट एटसेट्रा। तो ये सबको सब्ज्यूम करता है, जितने भी अप्रोक्सीमेटली 9 एक्ट्स को ऐसे सब्ज्यूम करता है। सो अभी आप बोलेंगे कि फिर इसका यूज़ क्या है, हमने प्रीवियस एक्ट्स क्यों करे। अब ये है कि क्या पता यूपीएससी प्रीवियस एक्ट्स में से भी पूछते क्वेश्चन, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या है, अब क्या डिफरेंस है। और जो प्रीवियस एक्ट्स हमने जितने भी करे हैं उसमें से अभी वाले में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। सो कंपैरिजन, और मतलब हमें पता नहीं है ना यूपीएससी इस वाले एक्ट से पूछेगा या फिर प्रीवियस एक्ट से पूछेगा, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें, बिकॉज इससे पहले जो था वो जो भी एक्ट्स थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं कवर कर रहे थे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नहीं कवर कर रहे थे, गिग वर्कर्स, वेज वर्कर्स, एग्रीगेटर्स एटसेट्रा। अब टाइम के साथ पहले होते थे कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको इंक्लूड कर दिया, लेबर कोड्स आ गए, या फिर जो भी वेज कोड है, या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फॉर द इन ऑर्डर टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी है। तो ये सब एक्ट्स कर रहे थे, बट उस टाइम पे क्या था कि गिग वर्कर जो है वो अभी एमर्जिंग है, आजकल में ये नया मतलब टेक्नोलॉजी के साथ नया आ रहा है। फिर अगर एग्रीगेटर्स का बात करें, फॉर एग्जांपल उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी एटसेट्रा, सो ये भी आजकल ही आ रहे हैं। तो इन सब ये सब किसके अंदर, इनको कहाँ से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। तो इन सबको इंक्लूड करने के लिए हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। मीन्स टाइम के साथ खुद को चेंज करना ज़रूरी है, इसीलिए टाइम के साथ इस एक्ट को भी चेंज करना ज़रूरी था। मोर ओवर इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो चेंज हुए हैं, जैसे बिल्डिंग वर्कर्स हैं। बिल्डिंग वर्कर्स में सब लोग आएंगे, डैम्स, जो भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एम्बैकमेंट्स बना रहे हैं, और जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो सारे बिल्डिंग वर्कर्स में आएंगे। अभी इसका हम डिटेल में देखेंगे भी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नहीं आएंगे बिल्डिंग वर्कर्स में। एक्सेप्शंस क्या है कि जो भी फैक्ट्रीज है या फिर जो भी माइंस है उसमें भी कहीं ना कहीं वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और तो वो नहीं आएंगे, इस बिल्डिंग वर्कर्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और अगर कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 10 या 10 से कम वर्कर्स हैं तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिमिलरली, अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, मींस सपोज करो आप अपना घर बनवा रहे हैं और उसमें 50 लाख से कम का खर्च हुआ है, एंड ऑल्सो लेस देन 10 वर्कर्स हैं, इन दैट केस ऑल्सो दिस मीन्स ये जो है बिल्डिंग वर्कर्स के अंदर नहीं आएंगे। मीन्स वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट स्टिल वो मतलब ये डेफिनेशन हम लोग आगे फिर से देखेंगे, एक बार और देखेंगे। नाउ इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं और हमें इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स भी हैं। जैसे ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्या पता आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जो चैप्टर नंबर 3 है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, वो किससे डील करता है, वो प्रोविडेंट फंड से डील करता है। ऐसे ही हम लोग इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स याद कर लेंगे, लेकिन फिर हमें बाद में इसके कुछ कुछ, जैसे आप ऐसे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं चैप्टर 3 किससे डील करता है, चैप्टर 4 किससे डील करता है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसे नोट कर सकते हैं और वो आ भी सकता है। नाउ ये जो प्रोविडेंट फंड है, हमने ईपीएफ एक्ट करा था, ईपीएफ एक्ट 1952, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चेंज क्या हुआ है इसमें। एप्लीकेबिलिटी, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इस ये किस पे एप्लीकेबल है, मीन्स ये पीएफ वाला। कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए तो ये पीएफ और ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी है। ये पहले भी था हमारा ईपीएफ में। और अगर कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जिसमें 20 एम्प्लॉयज़ से कम है, तो एम्प्लॉयर और मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, तब वो पीएफ के लिए अग्री हो सकते हैं। नाउ इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है कि कौन इसके अंदर नहीं आएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर कोई सेंट्रल या स्टेट लॉ से एग्जेम्प्टेड है, या फिर कोई ऐसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो खुद का प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कर रही है, तो वो इसके बाहर रहेंगे। नाउ हमने पीएफ में देखा था, एक था पेंशन, एक पहले तो एक प्रोविडेंट फंड था 52, देन पेंशन 1995, एंड देन लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम था, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अब पहले क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयर था वो आपके पीएफ में 12% कंट्रीब्यूट कर रहा था, साथ में
पहले तो वो क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसका 12% उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लेता है, और यहाँ पे फिर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और साथ के साथ ये जो आपका 24% है, ये इंटरेस्ट के साथ आपको, जब आप मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं, तो वो जो भी आपका पीएफ है, कलेक्टेड अमाउंट, वो आपको मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, और वो ऐसा कहता है कि जितने भी ये 3 पैरामीटर्स हैं, दैट इज दिस पेंशन, पीएफ एंड इंश्योरेंस, इसको इनके लिए स्कीम कौन फ्रेम करेगा कि कितना शेयर किसको जाना चाहिए, ये बताएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले यहाँ पे इनमें जैसे पीएफ में जो था 12% अगर ले रहा था एम्प्लॉयर, तो 8.33% वो पेंशन पे जाता था। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा कि कितना शेयर जाएगा। और इस एक्ट, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें एक चेंज है कि अब जो एम्प्लॉयर है वो 12% शेयर नहीं देगा, वो 10% देगा, और उतना ही एम्प्लॉय भी देगा। सो जो मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 10% ही था, 10% हो गया है रादर देन दैट 12%। अब कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या बोला है, सेम क्राइटेरिया जो हमने पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है, तो मतलब वहां पे जो एजेंसी होती है, एक्चुअली जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे देता है कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ एम्प्लॉयज ला के दो, एजेंसी को देता है। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज को लेकर आया। अब जो एम्प्लॉयज है उसको भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको भी तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स चाहिए। तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करता है हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लेकिन जो भी मतलब बाद में वो क्या करेगा, जो भी एजेंसी है उससे रिकवर कर लेगा। सो ये हमने पहले भी पढ़ा था, और वो ये चीज यहाँ पे सेम टू सेम है जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। नाउ हम इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सो ये जो एक्ट है, इट हैज कंसोलिडेटेड और सब्ज्यूम्ड 9 लॉज। अब वो लॉज एक बार हम लोग देख लेते हैं, हमने पढ़ा है दिस ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, और इसके काफी प्रोविजंस अभी भी इससे मैच करते हैं। सो इसी वजह से हमें प्रीवियस एक्ट्स पता होने चाहिए। मतलब जानने में क्या बुराई है, अगर आप नहीं इसे पढ़ के जाएंगे और बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। सो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपने ये पहले के एक्ट्स पढ़े हैं तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जानना, क्योंकि काफी चीजें मैच करती हैं। देन वी हैव दिस ईएसआई एक्ट 1948, then this payment of gratuity act 1972, employees compensation act 1923, maternity benefit act 1961, and this building and other construction workers act of this 1996। मतलब इसमें बहुत सारे हैं, आप इसे एक बार रीडिंग ले सकते हैं। जितने भी 9 एक्ट्स हैं उन सबको सब्ज्यूम कर दिया है, बिल्डिंग वर्कर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इससे भी रिलेटेड एक प्रोविजन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, तो आप देखेंगे। देन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड किया है इसने, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। नाउ ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to consolidate all the laws relating to social security and related matters in order to universalize the social security benefits। मतलब जितने भी social security benefits हैं उन सबको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, मतलब अलग अलग प्रोविजन ना रहे, सब एक साथ ही कर दिया गया है। दैट इज टू एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एंड इवन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, मतलब सबको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। So this is this universalizing the social security benefits। किन किन को, एम्प्लॉयज, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर मीन्स जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो पीपल होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। नाउ इसका की एस्पेक्ट क्या है, भाई सेम थिंग अगेन, ओके। social security, to extend the social security benefits to the employees, the gig workers, unorganized sector, platform workers, and in order to provide them all kind of benefits including the healthcare, old age, unemployment, sickness, etc। now जो अभी डिफरेंट कैटेगरी के वर्कर्स हैं, एक्चुअली अब ये प्रॉपर प्रोविजन स्टार्ट हो गया है उस एक्ट का, पहले तो थोड़ा सा हिंट दिया था, तो अब आप इसे ध्यान से ही सुनेंगे। देन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर देयर, लाइक बिल्डिंग वर्कर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन हमने बताया था किसको एक्सक्लूड करा है, जो भी फैक्ट्री या माइन में वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है उनको एक्सक्लूड करा गया है बिल्डिंग वर्कर से। और ऐसा कोई रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप वर्कर्स को ले रहे हैं, मतलब मानते हैं कि वो आप कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे आप अपना घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, बट क्या आप उन्हें फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, क्या आप उनके भी पीएफ प्रोवाइड करेंगे, मतलब ग्रेचुटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सो इसलिए जो भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स बना रहे हैं जिनकी कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू 50 लाख है, या फिर उसमें 10 से कम वर्कर्स हैं, तो आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, आप इस कोड से बाहर हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आप पे अप्लाई नहीं होगा।
देन अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हमने देखा था, सेम डेफिनेशन इज देयर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी इंक्लूडेड है इसमें। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा, बाद में वो एजेंसी से रिकवर कर लेगा। नाउ जो एम्प्लॉयज हैं, अब उन एम्प्लॉयज में कौन लोग एक्सक्लूडेड है? आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए डिफरेंट है। अप्रेंटिसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो जितने भी अप्रेंटिस है वो इसमें उनको एक्सक्लूड करा गया है, नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये हमने देखा कि किनको एक्सक्लूड करा गया, एक तो हो गए आर्म्ड फोर्सेस और एक हो गया अप्रेंटिस। नाउ नेक्स्ट इज दिस फिक्स टर्म एम्प्लॉयज। अब हमने तो अभी तक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में पढ़ा था, अब ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयज कौन है? ये भी एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज है। दे आर हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड लेकिन इसमें जो है ना, वो कंपनी के पेरोल पे काम करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एजेंसी बीच में नहीं आती है। तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयज का मतलब समझ लो। जैसे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज कौन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, बट यहाँ पे कोई भी एजेंसी बीच में नहीं आएगी। मतलब जैसे हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का पढ़ा था कि वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और एजेंसी है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लाके दे रही है। लेकिन यहाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज में क्या है कि यहाँ पे आप कंपनी के पेरोल पे ही हायर्ड होते हो। जैसे आप वो नहीं निकलता, नोटिफिकेशन निकलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है। सो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज, नाम से ये लग रहा है कुछ समय के लिए आप उस कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे। सो ये भी कुछ तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है उनसे डिफरेंट है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयज है। दे आर, इसकी वजह से क्या होगा, आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगे, ये कंपनी के पेरोल पे रहेंगे। नाउ गिग वर्कर्स। अब गिग वर्कर्स कौन होते हैं? एनी पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क्स और पार्टिसिपेट इन द वर्क अरेंजमेंट और अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड, मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो उससे बाहर हैं ये लोग। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे किसी कंपनी ने बोला कि मुझे ये ऐप बना के दे दो, मेरे को अपना कोई, मतलब किसी कंपनी ने कुछ वर्कर्स को हायर करा, मुझे ये ऐप चाहिए, तो वो वर्कर्स उस पे उनके लिए वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बस उनको देते हैं और काम खत्म हो गया उनका काम। सो ये जो गिग वर्कर्स है उनको कौन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब मिले, कौन देगा उनको? तो उनको ये सारे बेनिफिट्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो एक्सक्लूडेड थे, तो अब इस एक्ट के थ्रू वो भी इंक्लूडेड है। नाउ प्लेटफॉर्म वर्कर्स, it includes those persons who have entered into a work arrangement via some kind of digital platform or online platform, and they are also outside the traditional employer employee relationship, और ये एक online platform के through मतलब काम करते हैं। now home based workers are also included। इनमें कौन हो गया? जो अपने घर पे काम कर रहा है या फिर किसी अदर, मतलब एक्चुअली ये जो काम करते हैं वो करते किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ लो आर्टिजन्स। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, जैसे कोई हैंड वीविंग का कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जाने से अच्छा किसी घर में 5-6 लोग मिलके काम कर रहे हैं या फिर किसी अदर प्रेमाइसेस में अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे हैं। सो उनको होम बेस्ड वर्कर बोला गया है, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, सो इनको कवर करा गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, सेम डेफिनेशन एज इन द अदर लेबर कोड। सो एक्चुअली अभी हमने लेबर कोड्स नहीं करे हैं, कोड ऑन वेजेस एटसेट्रा, ये हम करेंगे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर कोड्स में। सो इसके बाद हम लोग वही मोस्ट प्रोबेबली वही करेंगे। सो ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी जो डेफिनेशन हम वहां पे पढ़ेंगे वही सेम डेफिनेशन है। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वेज वर्कर भी इंक्लूडेड है, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो, चाहे उनका प्लेस ऑफ वर्क फिक्स ना हो। वेज वर्कर कौन होते हैं? डेली वेज अर्नर्स, लेबर्स। जैसे यहाँ पे जो प्लेस ऑफ वर्क है उनका इममटेरियल है, जैसे हम लोग अपने घर, जैसे कोई घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे लेबर्स को हायर करते हैं, तो आज इधर काम करे फिर कल कहीं और काम करेंगे, या फिर वो डे टाइम में कहीं एक जगह काम कर रहे हैं फिर नाइट टाइम में कहीं और काम कर रहे हैं। सो उनका कोई एक वर्क प्लेस फिक्स ही नहीं है, तो उनको कौन बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि इन लोगों को भी कवर किया जाएगा, और वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको कवर किया है। नाउ ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉयर होते हैं, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं। एक दिन में 2-3 काम करेंगे अगर वो डेली वेजेस पे, तो फिर उसके बाद वो उनके भी तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर हैं। सुबह कहीं और काम किया कुछ टाइम के लिए, फिर शाम को कहीं और काम किया, या कुछ दिन के लिए एक जगह काम किया, फिर कुछ दिन के लिए कहीं और काम किया।
नाउ जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके घर पे काम करते हैं। सो ये सारा कुछ वेज वर्कर में है। नाउ सम फैक्ट्स जो बीच बीच में आते रहते हैं, एक है चैप्टर 3 जो हमने देखा है पीएफ से डील करता है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, एंड चैप्टर 4 ईएसआई से, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नाउ एग्रीगेटर्स हमने देखा था, इसके बारे में जाना भी था, वो भी इंक्लूडेड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। सो नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब ये सोशल सिक्योरिटी कोड बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड आप अपना आधार यूज करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब जिसको भी जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी सोशल सिक्योरिटी कोड का बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच मैंडेटरी। एंड दिस रजिस्ट्रेशन इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है, और अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी सेंट्रल लॉ में रजिस्टर्ड है, देन उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स जो डिफरेंट सेंट्रल लेबर लॉज हैं, बहुत लेबर लॉ हम लोग करेंगे, तो जितने भी सेंट्रल लेबर लॉ हैं, अगर उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देन इन दैट केस उस स्टैब्लिशमेंट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर नहीं करने की जरूरत है, मतलब करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट, ओके वी हैव रेड दिस। मैंडेट्स का है, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, मतलब चाहे वो गिग वर्कर हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबके लिए आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर दिस कोड। अब ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि वो बोल देगा गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि उनका कोई एम्प्लॉयर मतलब ऐसे फिक्स नहीं होता, मतलब आपको भी लगेगा क्या पता सही हो। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि registration is mandatory for everyone irrespective of anything, like कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं है, सबके लिए ये मैंडेटरी है। नाउ वी टॉक अबाउट द पीएफ एप्लीकेबिलिटी। ये सारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेबल है जो भी 20 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, या फिर अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 20 से कम लोग हैं, इन दैट केस अगर एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि नहीं हमें भी पीएफ फैसिलिटी चाहिए, इन दैट केस ये पॉसिबल है। अब एग्जेम्पशंस हमने पहले भी देखा था, फिर से देखते हैं। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट के अंदर, एंड जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, बिकॉज उनको पीएफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक स्टैब्लिशमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन को देखती है और फिर उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। मीन्स दिस exempted by the central government on the basis of their financial position। अब जिनको भी पीएफ बेनिफिट्स मिल रहा था किसी सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है इसके अंदर। सो कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर जिनको भी बेनिफिट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्ट से मिल रहा था उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए। नाउ जो भी स्कीम्स थी इसके अंदर, मतलब इससे पहले जो सोशल सिक्योरिटी कोड आए हैं उससे पहले बहुत सारे स्कीम्स थे पीएफ के अंदर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर। तो वो सारी स्कीम्स अगर सोशल सिक्योरिटी से मैच नहीं करती हैं या थोड़ी डिफरेंट हैं तो वो 1 साल तक कंटिन्यू करेंगी एंड उसके बाद वो काम मतलब वो नहीं इनएक्टिव हो जाएंगी। सो एग्जिस्टिंग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इस कोड में, existing schemes to continue for 1 year from the date of commencement। एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी कोड एप्लीकेबल हो गया था अप्रैल 2020 से, सो उसके 1 साल तक ये चलेगी एंड देन फिर ये इनएक्ट हो जाएगी और इनएक्टिव हो जाएगी if they are not consistent with the provisions of the social security code। for examples different schemes, okay। सो ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे मीन्स इट हैज बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू फ्रेम द स्कीम्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द पीएफ एंटाइटलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब ये जो भी है, जैसे पीएफ में कितना शेयर जाएगा, या फिर स्कीम्स क्या क्या रहेंगी पीएफ में, पेंशन में, इंश्योरेंस में, वो सबकी पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम एन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पेंशन रिलेटेड स्कीम बनाएगी। दिस जो कि पहले था एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, अब वो भी इसके अंदर कवर हो रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम बनाएगी। Now next is this, will also form scheme for self-employed workers।
जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनके लिए भी स्कीम बनाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि काफ़ी मतलब जिनके एम्प्लॉयर्स नहीं होते हैं, लाइक गिग वर्कर्स एटसेट्रा, तो उन लोग को भी इसमें इंक्लूड करा गया है, और ताकि उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सके। सो यहाँ पे जो पावर है उनके लिए बेनिफिट्स एक्सटेंड करने का, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। Now, in the next video, we'll see the quantum of contributions and some more facts regarding this code on social security. So if you find this helpful, do give a positive feedback. Thank you.